कल्पना हुई थी कि हमारे भरतनाट्य शास्त्र का व्यापक परिचय हमारे भारतवासियों को सामान्य रूप से कराई जाए। इस संकल्पना के आधार पर हमने एक नाट्य शास्त्र संवाद श्रृंखला चलाई। उसके 50 वक्ता जो कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक, सभी प्रदेश के विद्वान जिन्होंने नाट्य शास्त्र का हृदय से अध्ययन किया है, आचरण किया है, जो नाटक में निपुण थे, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया था, सभी प्रकार के विद्वानों ने इसमें बड़ी कृपा पूर्वक अपना अपना योगदान दिया। अब इसका समापन कार्यक्रम 51वें भाषण से होना है और इस समय भारतवर्ष में भरतनाट्य शास्त्र के जो मूर्धन्य विद्वान हैं, एकमात्र आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, उनका समापन भाषण हम लोग सुनेंगे। हम ये अनुभव करते रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा व्यक्तियों ने हमारे इस नाट्य श्रृंखला के सभी एपिसोड्स को देखा, सुना और अवश्य ही उनमें से अनेकों ने उसमें आचरण करने की प्रतिज्ञा भी की होगी। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। पारंपरिक एवं समकालीन भारतीय रंगकर्म पर अनुसंधान एवं प्रयोग की दिशा में नाट्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र भोपाल परिसर द्वारा आयोजित नाट्य शास्त्र व्याख्यान माला के समापन अवसर पर आप सभी सुधीजनों का हृदय से स्वागत है। व्याख्यान माला के समापन अवसर पर विशिष्ट व्याख्यान को हम सुनेंगे नाट्य शास्त्र के मूर्धन्य आचार्य प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। इस व्याख्यानमाला में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने हमें सहयोग एवं आशीर्वाद प्रदान किया है, ऐसे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय आचार्य परमेश्वर नारायण शास्त्री जी, भोपाल परिसर के निदेशक महोदय आचार्य प्रकाश पांडे जी एवं समस्त भोपाल परिसर परिवार का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही 1.5 लाख से भी अधिक सुधी श्रोताओं का, नाट्य रसिकों का एवं विद्वान आचार्यों का हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो आइए दिनांक 16 अक्टूबर 2020 सायं 4:30 बजे नाट्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र के फेसबुक पेज पर व्याख्यान में सहभागी बने। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे गुरु परंपरा। आज नाट्यशास्त्र व्याख्यान माला के समापन अवसर पर हम धन्य हैं, क्योंकि हमें अपना सतत आशीर्वाद प्रदान करने वाले काव्य और नाट्य जगत की सहवर्तनी विकास यात्रा के पुनराविष्कारक नाट्यशास्त्र के अनमोल हस्ताक्षर हम सभी के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक और इस व्याख्यान माला के संरक्षक आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का हम व्याख्यान सुन रहे हैं। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक महोदय आचार्य प्रकाश पांडे जी की ओर से तथा नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र की ओर से एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर परिवार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। नमस्कार। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर के नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र की ओर से आयोजित होने वाली नाट्यशास्त्र व्याख्यान माला के समापन व्याख्यान में यह व्याख्यान प्रदान करते हुए, चूंकि यह समापन व्याख्यान है, इसलिए मैं आवश्यक समझता हूं कि मैं नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र को, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर को, उसके सुयोग्य निदेशक डॉक्टर प्रकाश पांडे को तथा इस नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र के निदेशक देवेंद्र पाठक, उनके सहयोगियों मनोज मिश्रा, हरीश मिश्रा, आकाश,
मनोज पाटीदार, इन सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरी दृष्टि में यह एक असाधारण उपलब्धि है। ये 3-4 महीने के समय में 50 व्याख्यान नाट्यशास्त्र संबंधी इस व्याख्यान माला में आयोजित किए गए। देश के श्रेष्ठ नाट्यशास्त्र विशेषज्ञों ने अपने अपने विषय पर इस व्याख्यान माला में व्याख्यान दिए और यह अभूतपूर्व कार्य नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में स्थापित किया गया, उसकी सक्रियता सराहनीय है और मैं यह अनुरोध करता हूं कि इसे प्रोत्साहन दिया जाए। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि नाट्यशास्त्र के सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स इस वर्ष से आरंभ किए जा रहे हैं इस परिसर में। मैं इसके लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सुयोग्य कुलपति डॉक्टर परमेश्वर नारायण शास्त्री को भी साधुवाद देता हूँ। उनकी अभिरुचि इस केंद्र में रही है, उन्होंने इसको सदैव प्रोत्साहित किया है और इसे पुनरुज्जीवित करने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। मुझे विश्वास है कि यह केंद्र उपेक्षित नहीं रहेगा और निरंतर गतिशील बना रहेगा। बिना किसी आर्थिक संसाधन के 50 व्याख्यान इस व्याख्यान माला में आयोजित कर लेना एक बड़ी बात है और पुनः मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इसका श्रेय भोपाल परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर प्रकाश पांडे को और उनके सभी सहयोगियों को है। इस व्याख्यान में हम नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाट्य का या रंगमंच का अन्य कलाओं से क्या संबंध है, इस पर विचार करेंगे। हमारे समय में यह प्रश्न विशेष रूप से उठाया जाता रहा है कि कलाओं में परस्पर क्या संबंध है और एक विशेष प्रकार की शब्दावली प्रक्षेपित की जाती रही है। कलाओं का अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप, अंतरावलंबन, इंटरडिपेंडेंस और अंतरानुशासी अध्ययन, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस, ये या पारस्परिकता, म्यूचुअलिटी कलाओं की, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हुए सवाल किया जाता रहा है कि हमारी परंपरा में कलाओं का अंतर संबंध, अंतर्निर्भरता और पारस्परिकता किस प्रकार रही है। निश्चित रूप से कलाओं के अंतर संबंध पर, उनके पारस्परिक रिश्तों पर हमारी परंपरा में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में तथा उनके बाद नाट्यशास्त्र पर संस्कृत में ग्रंथ लिखने वाले आचार्यों ने विचार किया है, परंतु यह जो शब्दावली है यह इस प्रकार से हमारी परंपरा में नहीं आई। इसका एक विशेष कारण है। यह भी कहा जाता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच या समग्र दृष्टि होनी चाहिए। ये जो शब्दावली आ रही है इसका एक विशेष कारण यह है कि जो वैश्वीकरण का दौर आया और जो इस समय समाज एक विखंडित समाज है, एक टूटा हुआ समाज है और अधूरेपन का बोध है, उसमें यह इच्छा जागृत होती है कि जोड़ा जाए, परस्पर अंतरावलंबन की बात की जाए, पारस्परिकता की बात की जाए, समग्र दृष्टि की बात की जाए। जो समाज जो कि पारंपरिक समाज है, अखंडता के रस में डूबा हुआ है, अखंड दृष्टि जिसको अधिगत है, उसको जरूरत ही नहीं है इस तरह की शब्दावली उठाने की। वह एक समग्र जीवन अपने आप में जी रहा है, वहाँ खंड खंड करके देखा ही नहीं गया है। जिस समाज में खंड खंड करके कलाओं को देखा गया, उसमें यह सवाल उठाया जाता है कि इनमें अंतरावलंबन कैसे बनेगा और पारस्परिकता कैसे बनेगी। लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि उसी समाज में हम रह रहे हैं और उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी है। जो मानसिकताएं बदली हैं उत्तर औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी शासन के बाद, उन सब का असर हमारे ऊपर भी हुआ है। इसलिए आवश्यक है कि हम नाट्यशास्त्र की दृष्टि से कलाओं की अंतर्निर्भरता, पारस्परिकता और अंतरावलंबन पर चर्चा करें। हमारे यहाँ भले ही यह शब्दावली ना हो कि पारस्परिकता, अंतरावलंबन, अंतर्निर्भरता, पर हमारे यहाँ कलाओं का जो संबंध है
वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का बताया गया, समवाय संबंध और संयोग संबंध। संबंध ही 2 प्रकार का हमारे दर्शन शास्त्र में बताया जाता है, समवाय और संयोग। तो दोनों ही प्रकार का संबंध किन्हीं 2 कलाओं में, 2 या 2 से अधिक कलाओं में परस्पर हो सकता है। एक तो समवाय संबंध है, जिसमें कि हम जानते हैं कि अयुत सिद्धों का संबंध समवाय संबंध होता है। 2 चीजें इस तरह से एक दूसरे में मिल जाती है कि उनको अलग करके नहीं देख सकते। दूध और पानी इस प्रकार से मिल जाते हैं कि उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। और 2 कलाओं का इस प्रकार का समवाय संबंध भी हो सकता है। नाट्य में नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, ये कलाएं इस प्रकार से अंतर्गुम्फित हो गई हैं कि अलग से पहचाना नहीं जा सकता कि इसमें इतना इतना संगीत है, इतना इतना इसमें नृत्य है। वो उसके अविभाज्य अंग बन करके आते हैं। उसकी समग्रता के अवयवी भाव से वे उसमें समाहित होते हैं, उनको अलग हम नहीं कर सकते। यह एक संबंध 2 कलाओं में हो सकता है, नाट्य का संगीत के साथ, नाट्य का नृत्य के साथ, या नृत्य जिसको भरत मुनि ने कहा है उसके साथ, चित्र के साथ भी इस तरह का संबंध हो सकता है। चित्र का मूर्ति के साथ या नृत्य के साथ इस प्रकार का संबंध हो सकता है कि वो उसमें विश्रांत हो गया है, उसमें समा गया है, चित्रकला उसमें समा गई है नृत्य कला में, या नृत्य में प्रतिमा समा गई है। यह भी हम देखते हैं। तो यह तो समवाय संबंध है। दूसरा संबंध संयोग संबंध है कि हम जोड़ते हैं 2 कलाओं को। उसको उदाहरण देते हैं कि तिल तंडुलवत ये होता है। तिल और चावल एक थाली में मिला करके रख देते हैं, तो हम देखते हैं बारीकी से तो तिल और चावल अलग अलग दिखाई देते हैं। उनको बीन करके अलग भी हम कर सकते हैं। तो इतना इतना इसमें संगीत का तत्व जोड़ा गया, नाट्य संगीत जोड़ा गया है, या ध्रुवाएं अलग से जोड़ी गई हैं, उनको हटा देते हैं तब भी नाटक वो मूल नाटक का भाग नहीं है। तो गीत है, संगीत है, नृत्य है। कई बार बीच में कोई नृत्य डाला जाता है, वहां पर नाटक का भाग वह नहीं है, लेकिन अंतराल को भरने के लिए कोई नृत्य जोड़ दिया गया। तो एक संयोग उसमें हुआ है। उसको अलग से दर्शक भी जानते हैं कि ये जोड़ा गया है, मूल कथा का हिस्सा नहीं है, उसका एक अनिवार्य भाग नहीं है, उसकी आवश्यकता भी इसमें नहीं थी। लेकिन इस प्रस्तुति में यह समझा गया कि इस बीच में जो कुछ समय का अंतराल है उसमें यह जोड़ा जाए। तो हम ये संयोग संबंध भी उत्तम संबंध है, कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन आरोपित नहीं होना चाहिए। एक पेचवर्क की तरह से एक कला पर दूसरी कला आरोपित की जाए, तिकली की तरह से उसमें जोड़ दी जाए, पेबंद लगा दिया जाए, जिसको कि बहुत संश्लिष्ट वह न हो पाए, बहुत मौजूद या उचित न लगे। तो यह आरोपित संबंध तो उचित नहीं है। संवेद हो जाती हैं या बहुत अच्छा संबंध है, संयुक्त हो जाती हैं कि दोनों गलबाही करते हुए चलती हैं, गंगा और यमुना की धारा की तरह से दोनों मिल जाती हैं, यह भी अच्छा संबंध है। लेकिन आरोपित संबंध और जबरदस्ती आरोप किया जाना, जैसे कि उत्तरामचरित नाटक चल रहा है, करुण रस का बहुत ही उत्तम नाटक है, उदात्त भावों का नाटक है, उसमें कोई बीच में कहे कि हम तो इसमें कव्वाली डाल देते हैं, आधुनिक भाषा की, उर्दू की डाल देते हैं, तो यह तो अनुचित होगा। ये किसी अन्य कला को इस तरह से उसमें संक्रमित कराना और बलात् आरोपित करना, यह संबंध तो अनुचित संबंध है। जो उचित संबंध है वो समवाय संबंध, संयोग संबंध, ये 2 कलाओं में बहुत ही अपेक्षित रहते हैं और उचित रहते हैं। और बराबर पूरी परंपरा इन पर विचार करती आई है कि किस प्रकार से नाट्य में नृत्य गुम्फित हो जाएगा, मिल जाएगा। अभिनव गुप्त ने भरत मुनि की अभिनव भारती टीका में बहुत विस्तार से विचार किया है कि किस तरह से नाट्य में नृत्य सम्मिश्रित हो जाता है। भरत मुनि ने तो कहा ही है कि नाट्य एक समावेशी कला है, उसमें जितनी अन्य कलाएं हैं सभी सम्मिश्रित हो जाती हैं। न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला नासु योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प, विद्या और कला नहीं है, ऐसा कोई योग नहीं है जो कि इस नाट्य में कुंफित न हो जाए, सम्मिश्रित न हो जाए। इसलिए सारी कलाएं, केवल जिन कलाओं की हम बात कर रहे हैं कि संगीत है, नृत्य है, चित्र है, प्रतिमा है, ये एक तरह से
मुख्य कलाएं मानी जाती हैं, लेकिन वात्स्यायन ने 64 कलाओं का निरूपण किया। हमारी परंपरा में 64 कलाओं का निरूपण किया जाता रहा है। उनके अलावा भी अन्य कलाएं बताई जाती रही हैं। तो किसी भी कला का समावेश नाट्य में हो सकता है। नाट्य का समावेश नृत्य में हो सकता है, संगीत में हो सकता है। ये परस्पर संयोग इन कलाओं का सदैव होता आया है और उसका एक मूल आधार है कि कुछ मूल तत्व हैं जो इन कलाओं में समान है। उसके कारण ये एक दूसरे से गलबाही करती हैं, एक दूसरे से ये मिलती हैं। मूल तत्व हमारे यहाँ दो तरह से बताया गया, एक तो रचना प्रक्रिया की दृष्टि से, दूसरा संरचना की दृष्टि से। एक तो क्रिएटिव प्रोसेस किस तरह की है कलाओं की, तो उसमें कोई मूल बात है जो कि समान है, तो उसके कारण ये एक दूसरे से इनका गठबंधन हो जाता है। और संरचना जो स्ट्रक्चर है किसी भी कला की, वह अन्य कला की संरचना से नज़दीक आती है, तो दोनों में एक संयोग बनता है उसके कारण। तो रचना प्रक्रिया की दृष्टि से हम देखते हैं कि अनुकृति या अनुकरण को एक तरह से मूल तत्व माना गया। सभी कलाओं में अनुकृति का तत्व होता है। अनुकृति या अनुकरण का अर्थ नकल करना नहीं है, जिसको माइमेसिस कहा जाता है, वह भी इसका अर्थ नहीं है। अनुपश्चात करणम, जो दिया हुआ संसार है उसके समानांतर एक नया संसार रचना, यह जो रचनात्मक सृष्टि है ईश्वर प्रदत्त संसार की, या जो भौतिक जगत आंखों से हम देखते हैं, हमारे दी हुई दुनिया को जिस रूप में हम देखते हैं, उसको कई रूपों में और भी अधिक सुंदर बना करके, आकर्षक बना करके, जैसा आकांक्षा और स्वप्न हो सकता है किसी कलाकार का, उसके अनुरूप उसको वह प्रस्तुत करता है। तो अनुकरण यह कहलाता है। यह पश्चात किया जाता है, जो दिया हुआ विश्व है उसके बाद उसके आधार पर हम एक नया विश्व रचते हैं। तो यह अनुकृति जिसको कहा भरत मुनि ने, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बाद दूसरा बड़ा विश्व कोशात्मक ग्रंथ है सभी कलाओं पर। इसमें नाट्य, नृत्य, संगीत, चित्र, प्रतिमा, काव्य, इन सभी कलाओं का बहुत ही विशद निरूपण किया गया है। ऐसा दूसरा ग्रंथ मिलना कठिन है जिसमें कि इन सभी कलाओं पर शास्त्रीय दृष्टि से गहरा विमर्श किया गया हो। तो उसमें भी इन कलाओं का संबंध भी बताया गया और इन कलाओं का जो अलग अलग स्वरूप है वह भी बताया गया। तो नाट्य में इतर कलाओं का विनियोग किस प्रकार होता है, इसको बताते हुए विष्णु धर्मोत्तर पुराण के प्रणेता कहते हैं, एते कला कौशल संप्रयुक्ता कार्यास्तथा लोक विधान युक्ता धर्मार्थ कामाद्युपदेश योगा हिताय लोकस्य नरेंद्र चंद्र। ये नाटक आदि प्रबंध कलाओं के कौशल से युक्त होते हैं, सारी कलाएं इनमें सम्मिश्रित होती हैं, और लोक विधान, धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ आदि तो इनमें रहते ही हैं। लोक में सारी कलाएं हैं। लोक जब आता है नाट्य में तो सारी कलाएं उसके साथ अपने आप आती ही हैं। यह भी इस पुराण का कहना है। तो इसलिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है नृत्य और नाटक की, संगीत और नाटक की पारस्परिकता को स्वीकार करता है। और इसके लिए आरंभ में ही एक बहुत ही रोचक इसमें आख्यान है, जिससे कि आरंभ होता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का, कि एक राजा वज्र हैं जो कि अपने मंदिर के लिए प्रतिमाएं बनवाना चाहते हैं। तो वे प्रतिमा लक्षण समझना चाहते हैं, प्रतिमा शास्त्र वे समझना चाहते हैं। तो मार्कंडेय मुनि जो कि कई कलाओं के विशेषज्ञ हैं, उनसे वे निवेदन करते हैं कि मुझे प्रतिमा लक्षण समझा दीजिए, प्रतिमा शास्त्र मुझे, जिसको आइकोनोग्राफी कहते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां किस तरह से बनाई जाएंगी, उन सब के लक्षण और प्रतिमा कैसे बनेगी एक एक देवता की, यह मुझे बता दीजिए। तो मार्कंडेय मुनि और राजा वज्र का संवाद होता है। मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि ठीक है, प्रतिमा लक्षण तो हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन प्रतिमा लक्षण या प्रतिमा शास्त्र समझने के पहले चित्र सूत्र जानना पड़ेगा तुम्हें। तो चित्र सूत्रम न जानाति यस्तु सम्यक नराधिप प्रतिमा लक्षणम वेत्तुम न शक्यम तेन करिहिचित। हे नराधिप, जो व्यक्ति चित्रसूत्र नहीं जानता है वह किसी भी तरह से प्रतिमा लक्षण नहीं समझ सकता है। इसलिए पहले चित्र सूत्र समझो, चित्र शास्त्र को, जो पेंटिंग का विज्ञान है उसको पहले समझो, तब प्रतिमा की बात करना। तो वज्र राजा कहते हैं कि फिर ठीक है, हमको चित्र सूत्र बता दीजिए।
मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि विना तु नृत्य शास्त्रेण चित्र सूत्रम सुदुर्विदम जगतोनुक्रिया कार्या द्वयोरपि यतो नृप। हे राजा, नृत्य शास्त्र को जाने बिना चित्र शास्त्र को नहीं समझ सकते, क्योंकि दोनों में ही अनुक्रिया, अनुकृति, अनुकरण दोनों में ही समान है। तो इस समानता के आधार पर एक को समझने के लिए दूसरे को समझना पड़ेगा। इसलिए अगर चित्र सूत्र जानना चाहते हो तो नृत्य शास्त्र को जानो पहले। तो राजा वज्र कहते हैं कि ठीक है, फिर हमको आप नृत्य शास्त्र बता दीजिए। तो मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि आतोद्यम यो न जानाति तस्य नृत्यम सुदुर्विदम सुदुर्विदम आतोद्य न बिना नृत्यम विद्यते न कथंचन। जो आतोद्य नहीं जानता, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं संगीत के, जो वाद्य हैं, उनको जो नहीं जानता, उसके लिए नृत्य शास्त्र भी समझना कठिन है, क्योंकि नृत्य तो आतोद्य पर ही किया जाएगा और ताल की जानकारी नहीं होगी, और जो अवनद्य विधान है और जो वाद्य हैं उनको नहीं पकड़ता है तो नृत्य कैसे करेगा। इसलिए प्रतिमा लक्षण यदि जानना चाहते हो तो चित्र शास्त्र या चित्र सूत्र समझो, चित्र सूत्र जानना चाहते हो तो नृत्य शास्त्र समझो, नृत्य शास्त्र जानना चाहते हो तो आतोद्य समझो। तो राजा वज्र कहते हैं कि ठीक है, फिर हमको आप आतोद्य ही बता दीजिए, संगीत के वाद्यों के बारे में बता दीजिए। तब मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि न गीते न बिना शक्यम ज्ञातुम आतोद्यमच्युत। हे राजन, बिना गान को समझे आतोद्य को भी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि जैसा संगीत में माना जाता है कि जो वोकलिस्ट है उसकी का महत्व है, गायक का महत्व है, गान से अनुसरण उसका करते हैं। तो यदि आतोद्य को समझना चाहते हो तो संगीत को, गान को समझो। तो गान को समझने के लिए काव्य को समझो, काव्य को समझने के लिए शब्द को समझो, व्याकरण को समझो। तो फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण का आरंभ व्याकरण से होता है। फिर वो काव्य का लक्षण बताते हैं, महाकाव्य का लक्षण बताते हैं, दश रूपकों के लक्षण बताते हैं, नाट्य के अन्य विषयों का प्रतिपादन करते हैं जो नाट्यशास्त्र में भी है। उसके बाद फिर वे उल्टे क्रम से उसी प्रकार से फिर संगीत, फिर आतोद्य, फिर नृत्य, फिर चित्र, फिर प्रतिमा। तो पूछा तो राजा वज्र ने प्रतिमा शास्त्र था, लेकिन आरंभ उन्होंने सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व से किया जो कि वाक तत्व है, और अंत में बताया कि प्रतिमा फिर लक्षण, और बहुत विस्तार से अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों के लक्षण, कैसे उसका निर्माण होगा, या विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अंत में बताया गया, जो कि वास्तव में राजा वज्र को मार्कंडेय मुनि से जानना था। तो पूरा विष्णु धर्मोत्तर पुराण इस प्रकार से इन सारी कलाओं के परस्पर संबंध का, इनकी पारस्परिकता का और इनके अंतर संबंध का एक बड़ा आख्यान इस रूप में बन जाता है कि एक कला को जाने बिना दूसरी कला को आप नहीं जान सकते। तो अब इस पूरी परंपरा में हम किस प्रकार से ये कलाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के तत्व भी ग्रहण करती हैं, एक दूसरे को उपकृत करती हैं, संपन्न बनाती हैं। जैसे कि हम चित्रकला को लें और नाट्य में चित्रकला का उपयोग कैसे होता है। नाट्यशास्त्र में ही चित्रकला का विवेचन प्रकारांतर से कई जगह किया गया। दूसरे अध्याय में नाट्य मंडप का निर्माण उन्होंने भरत मुनि ने बताया है, तो उसमें भित्तियों पर चित्र रहेंगे। तो यह तो एक प्रकार से संयोग संबंध जिसको हम कह रहे हैं, और बहुत अनिवार्य भी नहीं है। यदि चित्र न भी बनाए जाएं भित्तियों पर थिएटर हाउस में या नाट्य मंडप में, तब भी नाटक तो उसके भीतर खेले ही जा सकते हैं। उपकारक हो सकते हैं कि वे सुंदर लगेंगे, उनसे माहौल बनेगा, वातावरण नाट्य के प्रस्तुतिकरण के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। लेकिन चित्र के अभिप्राय संगुम्फित हो जाते हैं कई बार नाट्य में, विशेष रूप से जहाँ वर्णों पर या रंगों पर विचार किया गया। तो उसमें चित्रकला का ज्ञान यदि नहीं है, चित्रकला का मर्मज्ञ यदि नहीं है नाट्य को प्रस्तुत करने वाला, तो परिपूर्णता नहीं आ पाएगी। क्योंकि सारा जो आहार या अभिनय में रंगों का विचार है, वह चित्रकला में जिस प्रकार से रंगों का विचार होता है और किस प्रकार से दो रंग मिलकर के दूसरा रंग बनता है, चार मूल वर्ण उन्होंने, चार मूल रंग उन्होंने बताए हैं, फिर इनके सम्मिश्रण से उपवर्ण बनते हैं और उन उपवर्णों के परस्पर सम्मिश्रण से अन्य कई वर्ण बनते हैं। तो जो मुख रचना है, जो फेशियल या चेहरे पर वर्ण विन्यास किया जाएगा,
उसको अच्छी तरह से नहीं कर सकता है यदि जो आर्य अभिनय की व्यवस्था कर रहा है वह चित्रकला का जानकार यदि नहीं है, तो एक अनिवार्य रूप से उसमें अंतर्गुम्फित हो जाते हैं चित्रकला के अभिप्राय। और नाट्य के जो सिद्धांत हैं उनमें भी चित्रकला के अभिप्राय कई बार आधार प्रदान करते हैं। जैसे हमारे यहाँ काव्य के जितने भेद हैं उनमें दृश्य काव्य बहुत अच्छा होता है श्रव्य काव्य की अपेक्षा। दृश्य काव्य और दृश्य काव्यों में दशरूपक बहुत उत्तम होते हैं। तो इसका कारण क्या है? आचार्य वामन कहते हैं कि तद्धि चित्र चित्रम चित्रपट मिव, क्योंकि दशरूपक में सामने एक तस्वीर, एक चित्र बन जाता है, साक्षात्कार हमारी आंखों के सामने होने लगता है, तस्वीर की तरह हमारे वो सारे जो दृश्य हैं खिंच जाते हैं आंखों के सामने। तो उससे उसकी प्रभावोत्पादकता बढ़ जाती है। जो श्रव्य काव्य है उसमें शब्द सुनते हैं हम और उनका अर्थ बुनते हैं, तो उसमें चित्र साक्षात नहीं होते। साक्षात्कार जब होने लगता है कि मूर्त रूप में हमारे सामने दृश्य खड़ा हो जाता है, तो उसमें चमत्कार अधिक होता है। तो उसको चित्रकला के ही माध्यम से उन्होंने समझाया, या पूरे रसास्वाद को ही चित्र तुरगन न्याय से, जो शंकुक ने शब्द का प्रयोग किया है कि रसास्वाद जो नाटक देखते समय होता है वो चित्र तुरगन न्याय से होता है। चित्र में बने हुए तुरग या अश्व को देख करके जो विचित्र प्रतीति होती है वह सम्यक, मिथ्या, संशय और सादृश्य, इन चारों ही प्रतीतियों से विलक्षण या भिन्न होती है। संसार में किसी भी वस्तु की प्रतीति हम चार ही रूपों में करते हैं। सम्यक प्रतीति कि यह तो सचमुच में वही चीज है, और मिथ्या प्रतीति की वह वस्तु नहीं है जो बताई जा रही है। संशय होता है कि वह है कि कुछ और है, और सादृश्य की उसके जैसी कुछ वस्तु है। तो चित्र में बने हुए अश्व को देख करके इन चारों ही प्रतीतियों से भिन्न उसकी प्रतीति होती है। ये सचमुच का अश्व यह नहीं कह सकते, अश्व से मिलता जुलता कोई प्राणी है यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि चित्र तो अश्व का ही है। अश्व नहीं है ऐसी मिथ्या प्रतीति भी नहीं हो सकती। संशय भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत हूबहू अच्छी सुंदर तस्वीर चित्र अश्व का बनाया गया है, तो संशय भी नहीं होगा। तो सम्यक, मिथ्या, संशय और सादृश्य, इन चारों ही प्रतीतियों से विलक्षण प्रतीति जिस प्रकार से किसी के चित्र को देखकर होती है, उसी प्रकार से नाटक करते हुए अभिनेता को जब देखता है तो संसार में जितनी ही प्रतीतियां हो सकती है उनसे भिन्न विलक्षण प्रतीति होती है, अलौकिक प्रतीति होती है। इसको आचार्य चित्रकला के दृष्टांत से समझाते हैं कि कलाएं किस प्रकार अपनी संरचना में, अपनी रचना प्रक्रिया में ही नहीं बल्कि अनुभूति में भी एक दूसरे से जुड़ती हैं। उनकी अनुभूतियों में समानता रहती है। क्योंकि विलक्षणता कैसे आती है? विलक्षणता इस प्रकार आती है कि सभी कलाओं में सम्यक, मिथ्या, संशय और सादृश्य, इन चारों लौकिक प्रतीतियों से भिन्न कोई प्रतीति होती है। चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे चित्र हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे नाट्य प्रस्तुति हो। जो संसारिक प्रतीतियां हैं कि पुस्तक को देखकर हम कहते हैं कि पुस्तक है, और पुस्तक से मिलती जुलती हुई कोई चीज़ है ऐसा हम नहीं कहते। पुस्तक नहीं है ऐसा भी नहीं कहते। पुस्तक है कि और कोई वस्तु, ऐसा संदेह भी नहीं करते। हम जानते हैं कि पुस्तक है। लेकिन जब नाटक में जो हम दृश्य देखते हैं उनमें तो हम इस तरह की प्रतीति को लागू नहीं कर सकते। तो ये इस दृष्टांत को चित्रकला में लागू कर सकते हैं, इसको नृत्य में, संगीत में, नाट्य में। तो न केवल रचना प्रक्रिया की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से, अपितु अनुभूति की दृष्टि से, सौंदर्यानुभूति की दृष्टि से भी कलाओं में कुछ मूल तत्व समान है। ये हमारे यहाँ के आचार्यों ने माना। और चित्र और मूर्ति के जो अभिप्राय हैं प्रतिमा के भी, वो तो नाट्य में सदैव अंतर्गुम्फित होते आए ही हैं। हस्त के जो प्रदर्शन है, 64 हस्त जो बताए गए, जो कर्ण और अंगहार बताए गए, तो प्रतिमाओं में हम देखते हैं कर्ण और अंगहार तो एक दूसरे को ये उपकृत करती हैं। कई बार ये होता है कि जो प्राचीन मंदिरों में कर्ण चित्रित हैं उनको देख करके हम कर्ण समझते हैं कि नाट्यशास्त्र में कैसे हैं, और जो शिल्पी जिन्होंने बनाए हैं उन्होंने भरत मुनि का नाट्यशास्त्र का अध्ययन करके और फिर वो कर्ण वहाँ चित्रित किए। तो ये कलाएं एक दूसरे को उपकृत इस प्रकार से करती हैं कि एक दूसरे के अभिप्राय उनमें संक्रांत होते हैं, एक दूसरे को वे संपन्न बनाती हैं। तो रस, भाव, दृष्टि, अंग, उपांग, हस्त, करण, अंगहार आदि की अवधारणाएं एक कला से दूसरी कला में विनियुक्त होती रही हैं, और केवल विनियोग में जो प्रक्रिया है उसमें कहीं कहीं अंतर हो जाता है। जैसा कि आचार्य हमें बताते हैं कि
प्रमाण या नाप का अंतर हो जाएगा। चित्र में जो नाप होंगे वो अलग होंगे। यहाँ जो मेजरमेंट या नाप बताए गए हैं कदमों के, संचरण के, गतियों के, उनका जो ताल प्रमाण होगा वो अलग होगा, लेकिन मूल तत्व तो वही होगा और उससे जो चित्र बनेगा, उससे जो साक्षात्कार होगा वो भी मूलतः समान होगा। तो इस प्रकार से इनका संबंध जो है, जो रसानुभूति है उसकी दृष्टि से भी हमारे यहाँ स्थापित किया गया। हमारे यहाँ माना गया कि रस तो सारी कलाओं में होता ही है। यह सवाल उठाया जाता रहा है कि जिस प्रकार से कविता में रस की अनुभूति होगी, जिस प्रकार से नाट्य की प्रस्तुति देखने पर, देखते हुए रसानुभूति होगी, उस प्रकार की अनुभूति चित्र में या गायन सुनते हुए कैसे होगी। लेकिन कोई एक मूल तत्व है कि हमें सौंदर्य का अनुभव होता है, कुछ अनिर्वचनीय अनुभव होता है, तो उसकी एक अलौकिकता, अनिर्वाच्यता, उसकी असाधारणता का जो मूल तत्व है वह तो सदैव समान ही रहता है। प्रक्रिया का अंतर हो सकता है कि कविता में, नाट्य में जिस प्रकार से विभाव, अनुभाव, संचारी भावों का संयोग होता है, ठीक उसी प्रकार का संयोग अन्य कलाओं में नहीं हो सकता, सर्वत्र नहीं हो सकता है। वहां चित्र में रंगों का संयोग होगा, वो विभाव का काम करेंगे कि लाल रंग है वह हिंसा का व्यंजक है, ये तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि भी कहते हैं। जो श्याम वर्ण है वह श्रृंगार का, सौंदर्य का व्यंजक है। तो उस चित्र में ये जो रंग हैं वे विभाव बन जाएंगे, किसी भी अनुभूति के वे विभाव बन जाएंगे। तो विभाव तो रहेंगे, स्वरूप बदल जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ नाम नहीं बदले गए, वहां भी विभाव है, यहाँ भी विभाव है, स्वरूप उनका बदल जाएगा। वहां भी रस है, यहाँ भी रस है, लेकिन उसकी प्रक्रिया किंचित भिन्न हो जाएगी। संगीत में जो सातों स्वर हैं, उनकी जो श्रुतियां हैं, उनकी जो जातियां हैं, उनके संयोग से अनुभूति होगी और वही अंततः रस भी कहलाएगी। लेकिन वहाँ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, मनुष्य पात्र हो सकते हैं नाटक में, चित्रकला में रंग हो सकते हैं, संगीत कला में अलग अलग स्वर हो सकते हैं। तब ये प्रश्न हो सकता है कि जब स्वरूप बदल जाता है प्रक्रियागत, तो अनुभूति वही कैसे हो सकती है। तो उसके लिए हमारे यहाँ कहा गया कि जो चित्त वृत्तियां हैं वो मूलतः समान हैं। चित्त वृत्तियां किसी भी कला की अनुभूति में द्रुति, दीप्ति और विकास, ये तीन प्रकार की चित्त वृत्तियां होती हैं। कहीं कहीं चौथी चित्तवृत्ति विक्षेप भी बताई गई, पर ये 3 या 4 चित्तवृत्तियां सदैव किसी भी कला का हम जब आनंद लेते हैं, आस्वाद लेते हैं, सौंदर्यानुभूति उससे करते हैं, तो द्रुति, दीप्ति और विकास ये चित्तवृत्तियां होती हैं। हम विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से जब रसानुभूति होती है, उस रसानुभूति के समय भी चित्त में द्रुति, विगलन होगा। करुण रस है तो चित्त में कुछ पिघलता सा हुआ में लगता है, आर्द्र हो जाता है चित्त। दीप्ति, फड़कता है चित्त स्फुरित होता है वीर रस में, रौद्र रस में। और विकास, हास्य रस में, अद्भुत रस में चित्त में एक प्रफुल्लता आती है, विकसित होता है मन। तो ये जो द्रुति, दीप्ति और विकास की जो मनोदशाएं हैं, जिनको कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हमारे आचार्यों ने प्रतिपादित किया और संचारी भावों का उनसे गहरा संबंध प्रतिपादित किया, ये सभी कलाओं में चित्त में तो कुछ उथल पुथल होगी ही और चित्त वृत्तियां तो बदलेंगी ही, क्योंकि किसी भी कला का आस्वाद जब करता है, उसके अनुभव से गुजरता है, तो चित्त की दशा वही नहीं रह जाती है जो सामान्य संसार में जो दशा चित्त की रहती है। तो उसको किस प्रकार से हम समझेंगे, तो वह जो चित्त वृत्तियों का पलटना है, बदलना है, द्रुति, दीप्ति और विकास का उनमें होना है, यह सभी कलाओं में होगा। किसी प्रसंग में द्रुति हो सकती है, किसी में दीप्ति हो सकती है, किसी में विकास हो सकता है। इस तरह से एक तरह से प्रक्रियागत समानताएं हो सकती हैं, अनुभूति में मूलाधार समान हो जाते हैं, संरचना की दृष्टि से समानताएं हो सकती हैं। तो यह कई आधारों पर कलाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। हमारे यहाँ तो अनेक प्रयोग किए गए कलाओं का अंतर संबंध स्थापित करने के लिए। जितनी संपन्न परंपराएं हमारे यहाँ कलाओं के अंतर संबंध के आधार पर निर्मित हुई हैं, कदाचित अन्य किसी संस्कृति में नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ रागों के चित्र बनाए गए। यह एक अद्भुत है कि संगीत के जो राग हैं उनकी चित्र मालिकाएं, और कितने सुंदर चित्र जो भैरवी राग है या भैरव राग है, मालव राग है, इनके परंपरा में बनाए गए। ये प्रतिमा भी उसमें आ जाती है कि उसकी प्रतिमा हम कल्पित करते हैं कि उस राग का स्वरूप क्या है, उसका पूरा प्रतिमा विधान आ जाता है, चित्र उसमें आकर के जुड़ जाता है, उसमें रंगों का संयोजन हो जाता है, संगीत
तो है ही है। तो संगीत का संबंध चित्र और प्रतिमा से कैसे जुड़ जाता है? तो चित्र सुनते हुए हमारे मन में एक आकृति सी बनती चली जाती है, एक देवता की आकृति हमारे भीतर, उस राग की एक देवता के रूप में साक्षात्कार हम करने लगते हैं। तो संगीत शास्त्र के आचार्यों ने तो कई बार बताया कि जो किसी संगीत को सुनता है रसिक व्यक्ति, जो वास्तव में भावक है, भावुक है, तो उसको सुनते हुए वह उस राग का, उस रागिनी का देवी या देवता के रूप में, देव के रूप में साक्षात्कार करने लगता है, उसके मानस में वह अभिव्यक्त हो जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ चित्र बनाए जाने लगे, क्योंकि जब स्फुरित होता है चित्त के भीतर कोई आकार किसी राग को सुनते हुए, उसको हम देवता मान लेते हैं, उस राग का अधिष्ठाता देवता उसको मान लेते हैं। तो यह एक अनुभूति के आधार पर संबंध जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से हमारी परंपरा में ये जो राग मालिका की चित्रण में परंपरा है, मूर्ति कला में परंपरा है, उनमें हम कलाओं का जो बहुत घनिष्ठ संबंध है वह हम देखते हैं। और गुण और दोषों की दृष्टि से भी कलाओं में जो गुण बताए गए, कलाओं में जो दोष बताए गए, उनमें भी समानता है। तो अनेक आधारों पर विभिन्न कलाओं में समानता हम देखते हैं। काव्य के दोषों में न्यूनत्व, अधिकत्व, अधिक पदत्व हो सकता है, न्यून पदत्व हो सकता है, कोई पद अधिक जोड़ दिया है जिसकी आवश्यकता नहीं है, कोई पद, कोई अक्षर या कोई शब्द कम पड़ गया है जिसकी क्या आवश्यकता थी। इसी प्रकार से हर कला में यह होगा कि न्यूनत्व और अधिकत्व दोष हो सकता है। जो रंग चाहिए था वह नहीं है, और जो रंग आवश्यक नहीं है वह उसमें अनावश्यक रूप से जोड़ दिया गया है। तो यह भूषण, वारण और पर्याप्ति की जो प्रक्रिया अलंकार में बताई गई कि हम कुछ सजाने के लिए सामग्री लेते हैं, कुछ हटाते हैं, कुछ सामग्री हम निवारित कर देते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, इन रंगों की आवश्यकता नहीं है, इन शब्दों की आवश्यकता नहीं है, इन अलंकारों की आवश्यकता नहीं है। मूर्ति बनाते समय किसी पत्थर को तराशता है तो उसमें जितना अनावश्यक अंग है उसको हटाता चला जाता है, तो वह प्रतिमा का आकार बन जाता है। तो यह जो भूषण, वारण और पर्याप्ति की प्रक्रिया है, जो अलंकार का लक्षण दिया गया, यह चित्र में, मूर्ति में, संगीत में, सभी कलाओं में यह प्रक्रिया की दृष्टि से लागू होता है। चित्र में, मूर्ति में दौर्बल्य, स्थूल रेखत्व, अविभक्तत्व, परस्पर पृथक पृथक अंगों का प्रतीत न होना, बृहद गंडोष्ठ नेत्रत्व कि पतले होंठ सुंदर लगते हैं जहाँ वहाँ बहुत मोटे मोटे होंठ बना दिए गए हैं, आंखें जहाँ विशाल अच्छी लगती वहाँ भारी पतली सी आंखें बना दी गई हैं, वक्र रेखत्व, रेखाएं जहाँ सीधी होना चाहिए थी वहाँ टेढ़ी हो गई हैं, और वर्ण संकर हो जाना, जिन रंगों का मिश्रण नहीं करना था उन रंगों का मिश्रण कर दिया गया है। तो ये रसापकर्षक दोष बताए हैं। काव्य में भी रसापकर्षक दोष हैं, जितने भी दोष हैं सभी रस की क्षति करते हैं। तो दोष जो है वह रसानुभूति में बाधा उत्पन्न करता है, यही उसका लक्षण है। यह लक्षण तो सभी में समान है। दोषों का स्वरूप कहीं कहीं बदल सकता है, शब्द और अर्थ के आधार पर यहाँ शब्द दोष और अर्थ दोष हो जाते हैं। नाटक के पाठ में, कविता में, और यहाँ पर आकृति का बेढंगा होना, रंगों का अधिक या कम होना, ये दोष हो जाते हैं। उसी प्रकार से गुण हो जाते हैं। वहाँ ओजः, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, पद, सौकुमार्य आदि काव्य में और नाटक के पाठ में गुण होते हैं। यहाँ पर मधुरत्व, यहाँ भी गुण है, स्निग्धता यहाँ भी गुण है, आचार्यों ने बताया है, भोज ने बताया है इसको। तो बहुत सुंदर प्रतिपादन किया है कि सारे गुण जब किसी चित्र में होंगे तो किस प्रकार से वह नाटक की तरह खिलता हुआ लगेगा। हसतीव च भूलंबो दृश्यतीव तथा नृप, असतीव च माधुर्यम सजीव एव दृश्यते, सश्वास एव यच्चित्रम तच्चित्रम शुभ लक्षणम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ही मार्कंडेय चित्र लक्षण में कहते हैं कि तस्वीर जो बोलती हुई सी लगती है, हंसती हुई सी लगती है, और माधुर्य उसमें झलकता हुआ लगता है। ये सारे जो नाटक के अभिप्राय हैं, कविता के अभिप्राय हैं, यह उसमें संक्रांत हो जाते हैं। सांस लेता हुआ सा चित्र लगता है। किसी भी मनुष्य का चित्र ऐसा बनाया है कि लग रहा है कि वह सांस ले रहा है, जीता जागता सा हमारे सामने आ जाता है। तो यह एक कला के अभिप्रायों का संक्रमण दूसरी कलाओं में होता है। माधुर्य गुण जो है सभी कलाओं में बताया गया, लालित्य सभी कलाओं में बताया गया, और जिसको भरत मुनि ने सौष्ठव कहा है, उसको प्रकारांतर से जितने कलाओं के अन्य ग्रंथ हैं, चित्रशास्त्र पर अनेक ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, प्रतिमा लक्षण भी शिल्परत्न आदि ग्रंथों में बताए गए हैं,
संगीत के तो अनेक ग्रंथ हैं, संगीत शास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं, सैकड़ों ग्रंथ संस्कृत में संगीत शास्त्र के लिखे गए, अन्य भारतीय भाषाओं में भी लिखे गए। तो सभी में कुछ गुण समान होते हैं जो कि उनके समान आधार बनते हैं, उनके आंतरिक संबंध के, परस्पर उनके संबंध के। ये गुणों की दृष्टि से, दोषों की दृष्टि से भी संबंध माना जाता है। और ये जो प्रश्न आता है कि रस जो काव्य में है वही रस नाट्य में कैसे होगा, और जो काव्य और नाट्य में जो रस है वह संगीत में, चित्र में कैसे होगा। तो हमारे आचार्यों ने कहा कि अनुभूति की परिणति में तो वही एक तत्व है, लेकिन प्रक्रिया की दृष्टि से भेद होगा। इसलिए जो काव्य में रस है उसको काव्य रस कह सकते हैं, जो नाट्य में रस है वह नाट्य रस उसको कह सकते हैं, चित्र में जो रस है उसको चित्र रस भोज ने कहा। भोज ने अपने सरस्वती कंठाभरण में समरांगण सूत्रधार में विशेष रूप से चित्रकला का निरूपण करते हुए चित्र के रस बताए, और उन्होंने 9 रस तो चित्र में होते ही हैं, क्योंकि श्रृंगार रस का चित्र बनाया जाएगा, करुण रस का चित्र बनाया जाएगा, उससे अनुभूति तो होगी ही। रामायण में राम के वनवास का दृश्य अंकित किया गया है, तो हमको लगभग वही अनुभूति होगी जो रामायण पर आधारित नाटक में हम राम के वनवास का प्रसंग देखते हुए करते हैं। तो ये दोनों में ही रस का तत्व आएगा, लेकिन यहाँ रंगों के माध्यम से हो रहा है और वहाँ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव साक्षात दिखाए जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर हम नाट्य रस उसको कह सकते हैं, यहाँ पर चित्र रस कह सकते हैं। तो भोज ने चित्र में 11 रस बताए, नाट्यशास्त्र सम्मत 9 रस तो उसमें होते ही हैं। प्रयाण नामक उन्होंने 10वां रस बताया, और 11वां रस प्रत्यक्षाक्षी उन्होंने कहा, साक्षात्कार होना उस पात्र का, और प्रयाण एक प्रेम का अनुभव होना, ये भी उन्होंने रसानुभूति के समय चित्र के विशेष रसों में उन्होंने बताया। इसी प्रकार से भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 36 दृष्टियां बताई हैं, और भोज कहते हैं कि चित्र की दृष्टियां अलग होती हैं। ये दृष्टियां तो आ ही सकती हैं जो नाट्यशास्त्र में बताई हैं भरत मुनि ने, लेकिन चित्र की दृष्टियां अलग हो सकती हैं। चित्र में कुछ और विशेष दृष्टियां जोड़ सकता है चित्रकार अपनी कल्पना से। इसी प्रकार से नृत्य में भी कुछ और दृष्टियां नृत्य की अपनी कल्पना से जोड़ सकती है। तो समानताएं भी हैं, और उस कला की जो अपनी खूबी है उसकी खूबी से कुछ लक्षणों में विशेषता भी आती चली जाती है। दोनों ही बातें हम देखते हैं। तो भोज ने ललिता, विकासिता, रष्टा, विकृता, मुकुलीकृता, प्रकुटी, विभ्रमा, क्योंकि चित्र में भुवों के आकार हम और भी ज़्यादा बारीकी से बता सकते हैं, नाट्य में थोड़ी दूर से देखता है तो वहाँ इतने अधिक प्रकार नहीं बताए गए। और संकुचिता, ऊर्ध्वगता, योगिनी, दीना, विह्वला, जिह्वा, मध्यस्था, स्थिरा, ये भाव विन्यास की दृष्टि से भोज ने चित्र में दृष्टियां बताई, दृष्टियों के भेद उन्होंने बताए। उसी प्रकार से स्थानक ये भरत मुनि ने बताए, स्त्री स्थानक उन्होंने बताए, पुरुष स्थानक बताए, जो मंच पर प्रवेश करते ही जिस पोस्चर में खड़ा होगा कोई कलाकार, ये सभी करते ही हैं, अलग अलग स्थानकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन चित्र और मूर्ति में स्थानक कुछ और भी हो सकते हैं। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी बताए गए। ऋज्वायत, अनऋजु, साची, कृतार्ध, विलोचन, पुरावृत्त, पृष्ठगत, अधक काय। तो कुछ झुकी हुई काया हो सकती है, पुरावृत्त सामने की ओर झुका हो सकता है, पीछे की ओर झुका हो सकता है, समानत हो सकता है, समान रूप से झुका हो सकता है। ये और भी कई स्थानक हो सकते हैं। ये 9 स्थान उन्होंने चित्र के विष्णु धर्मोत्तर पुराण में माने, लेकिन भोज ने इनमें और अनेक उपभेद जोड़े। तो क्योंकि चित्रकार, मूर्तिकार ये तो कई पोस्चर्स की कल्पनाएं करते हैं, उन सब की आवश्यकता नाट्य और नृत्य की प्रस्तुतियों में नहीं हो सकती है, लेकिन चित्र में संभावनाएं और अधिक हो सकती हैं, उनकी बारीकियां बताने की। प्रतिमाओं में और भी संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अनेक अभिप्राय समान होते हुए भी प्रत्येक कला में कुछ न कुछ उसकी अपनी खूबियां भी जुड़ती चली जाती हैं। और प्रतिमा लक्षण में करण, हस्त, स्थानक, हस्त, पाद आदि ये सब तो नाट्यशास्त्र से ही लिए गए। बहुत अधिक असर भी हम देखते हैं, क्योंकि नाट्यशास्त्र प्राचीन ग्रंथ है और उसके आधार पर प्रतिमा लक्षण में अनेक लक्षण परिकल्पित किए गए। अब एक प्रश्न यह आता है कि कलाएं यदि एक दूसरे से इस प्रकार से गहरे रूप से जुड़ी हुई है तो, और यह भी कहा गया कि उनमें मूल तत्व ये समान है, उनमें रचना प्रक्रिया की दृष्टि से अनुकृति का तत्व समान है, संरचना की दृष्टि से भी हम देखते हैं कि लय, गति और यति, ये 3 जो तत्व हैं ये कई कलाओं में संरचना में अंतर्गुम्फित होते हैं।
कविता में लय, गति और यतियाँ होती हैं, छंद में लय, गति और यति होती है, नृत्य में उतना ही अनिवार्य है लय, गति और यति का होना, नाट्य में भी उतना ही अनिवार्य है, संगीत में, वादन में और गायन दोनों में ही लय, गति और यति का होना अनिवार्य है। ये तो उसकी संरचना में बहुत ही आवश्यक रूप से, अविभाज्य रूप से एक अंतर्गुम्फित ये तीनों तत्व हैं, और ये तीनों ही तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लय है तो यति होगी और गति होगी, गति है तो लय और यतियाँ होंगी, तो ये परस्पर एक दूसरे से संश्लिष्ट हैं, जुड़े हुए हैं, और इन तीनों ही तत्वों का संरचना में होना बहुत ही आवश्यक है। तो संरचना की दृष्टि से भी अनेक तत्व उनमें समान मिलते हैं कलाओं में, और कुछ कलाओं में तो ये हम प्रत्यक्ष अनुभव इनका करते हैं, जिनमें हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं भी करते उनमें भी ये पीछे हैं कि नृत्य की मुद्रा किसी चित्र में बनाई गई तो लय और गति और यति हमको भीतर अनुभव होती है कि कोई न कोई यति और लय और गति उसमें है, प्रतिमा में इसी प्रकार से बनाई गई। तो जहाँ हमको साक्षात नहीं दिखाई देता कि संगीत में यदि ताल में बजा रहा है तो हम उसकी यति और गति ताल के द्वारा समझ रहे हैं, कविता का पाठ यदि कर रहा है तो उसके विराम यति हम समझ रहे हैं, लेकिन लेकिन चित्र में और प्रतिमा में तो गति नहीं देखी जा सकती, वह तो स्थिर है, लेकिन कई बार हमको चलता हुआ सा, हिलता हुआ सा ये जो लगता है, वह जो आभ्यंतरीकृत लय और गति उसमें कलाकार ने समझी है, उसके कारण ऐसा लगता है। तो उसकी संरचना में कहीं कहीं गहराई से भिदे हुए होते हैं, कहीं कहीं प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले तत्व होते हैं, सूक्ष्म रूप से उसमें संक्रांत होते हैं। ये रचना प्रक्रिया की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से विभिन्न कलाओं में समानताएं हम देखते हैं। अनुभूति की दृष्टि से भी हम देखते हैं कि रस का तत्व तो हमारे यहाँ माना गया कि सभी में समान होगा, अपनी परिणति में तो समान होगा, लेकिन प्रक्रिया की दृष्टि से भेद हो सकता है। उसके जो उपादान कारण हो सकते हैं, कारण कार्य सामग्री जो है उसका भेद हो सकता है कि इसमें विभाव अनुभाव संचारी भाव हैं, और वहाँ पर कई कई रंगों का, रेखाओं का चित्र में संयोग है, तो संयोग के जो उपकरण हैं उनका भेद हो सकता है, लेकिन परिणति में, अनुभूति में तात्विक अंतर नहीं हमारे यहाँ माना गया, क्योंकि मूल तत्व एक ही है, और इसीलिए अखंड की परिकल्पना हमारे यहाँ की गई कि सभी कलाएं अखंड अनुभूति की ओर ले जाती हैं, इसलिए मूलतः अंतर नहीं है। इसलिए यह प्रश्न नहीं आया कि ये अलग अलग बिखरी हुई हैं कलाएं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं, तो इनमें संबंध खोजा जाए। इसलिए आरंभ में जो मैंने कहा कि इस तरह का सवाल हमारे यहाँ नहीं उठाया गया कि इनमें संबंध हम कैसे समझें, क्योंकि वो संबंध पहले से ही अच्छी तरह बूझा हुआ था, क्योंकि मूल तत्व इनके परीक्षित थे, समझे गए थे, पहचान लिए गए थे। लेकिन यह नहीं माना जाना चाहिए कि किसी भी कला की अपनी स्वायत्तता नहीं है, उसकी अपनी पहचान नहीं है, तो उसकी अपनी पहचान कैसे बनेगी, यह भी विचार किया गया। तो मूल तत्वों की समानता होते हुए भी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनसे कि कोई कला अपनी पूरी खूबी में सामने आती है, वह अपनी पहचान कायम करती है। जैसा कि हम नाट्य के विवेचन में देखते हैं कि भरत मुनि कहते हैं कि नाट्य धर्मी यदि है तो नाट्य होगा, नाट्य धर्मी के द्वारा उसकी पहचान होगी। अन्य सभी कलाओं से उसकी खूबी नाट्य धर्मिता के द्वारा हम समझते हैं, क्योंकि वो एक तरह से धर्म है उसका, नाट्य धर्मी। संसार में जैसे हम व्यवहार करते हैं वैसे हम नाट्य में व्यवहार नहीं करते। लोक में जिस तरह से हम बातचीत करते हैं उस तरह से हम नाटक के संवाद रंगमंच पर नहीं बोलते, कुछ उसमें खूबी हम लाते हैं, तो ये नाट्य धर्मी है। जितनी भी हरकतें हम आंगिक, वाचिक, सात्विक आदि की करते हैं वो लौकिक व्यवहार से अलग हो जाती हैं, वो नाट्य धर्मिता के कारण अलग हो जाती हैं। तो जो नाट्य धर्मिता का तत्व है यह उसको अलग करता है इतर कलाओं से, या इतर कलाओं में उस रूप में यह नहीं रहेगा नाट्य धर्मिता का तत्व। कविता में शब्द ब्रह्म उसको कहा गया, तो शब्द का मूल तत्व वहाँ पर है, वह अलग करता है, क्योंकि अन्य कलाओं में शब्द उस प्रकार से नहीं रहेगा, चित्र में, मूर्ति में वह उस रूप में नहीं रहेगा जो वाचिक हमारा है। वाक तत्व तो सभी में रहता है, तो वाक सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर रहती ही है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये जो चार रूप वाणी के वाक के माने गए, तो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में तो जो सर्जना की मूल प्रेरणा है वह परा वाक है ही। पश्यंती वाक में विचार और बिंब उसका मिला हुआ हमारे सामने आता है, फिर मध्यमा में उनको हम अलग अलग देखते हैं, वैखरी में वह उच्चरित होता है।
तो यह सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में तो वाक का तत्व सभी कलाओं में रहता ही है, लेकिन जो वैखरी स्वरूप है वह काव्य में विशेष रूप से रहता है। यह वैखरी का स्वरूप जो है अन्य कलाओं में नहीं रहेगा। तो काव्य कला की पहचान, जिसमें कि नाटक भी शामिल है, हमारे यहाँ नाट्य भी काव्य का ही भेद है दृश्य काव्य के रूप में, तो उसमें यह वैखरी स्वरूप जो काव्य है यह उसकी पहचान बनाता है, उसकी खूबी शब्दों के कारण बनती है। जो संगीत है उसमें नाद ब्रह्म है, उसकी विशेषता नाद के कारण है। वास्तुशास्त्र में वास्तु ब्रह्म है। तो हर कला का अपना एक मूल तत्व भी माना गया जो उसकी पहचान बनाता है, और विभेदक तत्व को भी समझा जाना चाहिए। जो मूल तत्व है उसको भी समझा जाना चाहिए। तो मूल तत्व एक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कि पानी मूलतः एक ही है, उसको अलग अलग बर्तनों में हम रखते हैं तो उसी का आकार हो जाता है। ग्लास में हम रखते हैं तो वर्तुलाकार हो सकता है, चौकोर बर्तन में रखते हैं तो चौकोर वह हो सकता है। तो वे ही मूल तत्व आते हैं, अलग अलग कलाओं में आकार उनके भिन्न भिन्न हो जाते हैं, लेकिन हर कला का अपना जो प्राण तत्व है वह भी समझा जाना चाहिए और उसको भी पहचाना जाना चाहिए। कुछ मूल तत्व प्रत्येक कला में आंतरिक और अविभाज्य रूप से रहते हैं, और जैसा हमने कहा कि अनुकृति का तत्व तो उसमें रहेगा ही। इसी प्रकार से लय, गति और यति, यह संरचना की दृष्टि से कविता, गद्य, संगीत, वादन, नृत्य इन सभी में अनिवार्यतया रहती हैं। तो इन समनिष्ठ तत्वों के द्वारा कलाएं एक दूसरे से संपर्कित होती हैं, उनमें सादृश्य भी होता है और गहरी अंतर्निर्भरता के आधार बनते हैं और एक दूसरे से सहकार्य करते हैं। कि प्रतिमाकार जो है वो किसी नर्तकी को देख करके प्रतिमा बनाता है, उस प्रतिमा को देख करके बाद में नर्तकी प्रेरित होती है। हम देखते हैं कि कई नृत्य के रूप जो है लुप्त हो गए थे। भरतनाट्यम जो है वह मध्यकाल के बाद 18वीं-19वीं शताब्दी में खत्म हो गया था, उसको पुनः प्राप्त किया गया। ओडिसी नृत्य जो है वह लुप्त प्राय हो गया था, उसको उड़ीसा के मंदिरों में जो देवताओं के मंदिर थे उनमें जो प्रतिमाएं हैं उनमें ओडिसी नृत्यों की मुद्राओं को देख करके फिर से उसका पुनरुद्धार किया केलुचरण महापात्र ने या अन्य लोगों ने। मोहिनीअट्टम भी इसी प्रकार का नृत्य जो लुप्त हो गया था उसका पुनरुद्धार किया गया। एक कला लुप्त होती है, दूसरी कला में बची हुई है, चित्रों में बची हुई है, प्रतिमाओं में बची हुई है, तो उसका पुनरुद्धार किया जा सकता है। यह पुनराविष्कार की दृष्टि से भी कलाएं एक दूसरे की मदद करती हैं। कई प्रकार से हम कलाओं में अंतर संबंध देखते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस व्याख्यान को ही समाप्त करता हूं और पुनः पुनः साधुवाद देता हूं कि यह व्याख्यान माला इतने श्रेष्ठ स्तर पर आयोजित की गई। मैं आशा करता हूं कि इसमें जो व्याख्यान दिए गए हैं वे सुसंपादित रूप में पुस्तकाकार प्रकाशित होंगे और यह नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र जो इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहा है इसको प्रोत्साहित किया जाता रहेगा और यह निरंतर गतिशील और सक्रिय बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।